हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम उत्तरी भारत के अंतिम महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में एक हर्षवर्धन ही एक ऐसा शासक था जिसने उत्तरी भारत को वो एकीकृत करने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 550 ईस्वी में के लगभग जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है तो भारतीय प्रायद्वीप में राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वो दिखाई देता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मगध था, इस समय जो मगध जो बिंबिसार के काल में अर्थात लगभग 1000 वर्षों से है वो जो राजनीति का जो सर्वोच्च केंद्र है वो माना जाता था, वही जो मगध है वो गुप्त युग के पश्चात है वो मगध की जो भूमिका है वो गौण हो जाती है, अर्थात वो पृष्ठभूमि में चला जाता है। और हमने ये देखा कि इस गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात मगध ही क्या आगामी 200 वर्षों में संपूर्ण उत्तरी भारत में जो परिस्थितियाँ हैं वो अस्थिर रही। और जैसा कि हमने देखा कि केवल हर्षवर्धन ही ऐसा शासक था जो उत्तरी भारत में एक शक्ति के रूप में उभरा। जैसा कि आप जानते हैं कि 550 ईस्वी से लेकर के अर्थात गुप्त साम्राज्य के पतन से लेकर के 750 ईस्वी तक का जो काल है, इस काल में जो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है वो दक्षिण भारत रहा। और जो दक्षिण भारत है उसमें दो प्रमुख जो शक्तियाँ हैं या दो प्रमुख राजवंश है, उसमें आपस में है वो संघर्ष है वो दिखाई देता है। और ये दो राजवंश है वो बादामी या जिसको वातापी के चालुक्य और कांची के जो पल्लव है वो कहा जाता है। तो दक्षिण भारत के अंदर है लगभग 200 वर्षों तक है इन दो राजवंशों ने ही अपना प्रभुत्व वो कायम किया, जिसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये जो दो राजवंश है गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात, ये जो दो राजवंश है जिन्होंने एक तरह से है 200 वर्षों तक शासन किया, जिसमें चालुक्य है, जैसे आप जानते हैं कि जो चालुक्य है वो चालुक्य है के पतन के पश्चात है वो राष्ट्रकूट है, वो राजवंश की स्थापना होती है। और उधर पल्लवों के पतन के पश्चात चोलों की स्थापना होती है। तो इस तरह से गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात है वो राजनीतिक सत्ता के केंद्र है वो दक्षिण भारत है वो हमें दिखाई देता है। तो आज हम दक्षिण भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत के इतिहास में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो संगम काल पढ़ा, तो संगम काल के पश्चात है वो हमें जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसमें जो चालुक्य है और पल्लव है आदि की जो भूमिका है वो हमें दिखाई देती है। तो हम आज चालुक्य राजवंश के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर है वो सातवाहनों का शासन था और सातवाहनों के पश्चात है वो दक्षिण भारत के अंदर है वो वाकाटकों का शासन हमें देखने को मिलता है। गुप्त काल में हमें वाकाटकों का जो महाराष्ट्र का जो इलाका है वो जो अर्थात सातवाहनों की शक्ति का जो केंद्र है उसके स्थान पर है। सातवाहनों के पतन के पश्चात है वो दक्षिण के अंदर जो महाराष्ट्र का आसपास का जो इलाका है उसमें हमें वाकाटकों का शासन देखने को मिलता है। तो 250 से 500 ईस्वी तक अर्थात गुप्त काल के अंदर हमें वाकाटकों का शासन देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि वाकाटक है वो ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म को मानने वाले थे और वाकाटकों का जो संस्थापक है वो विंध्य शक्ति को माना जाता है। और इनका जो प्रथम जो महत्वपूर्ण शासक था वो प्रवरसेन प्रथम था, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की और इसे अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। उसके पश्चात रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम में वो शासक बनते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वाकाटकों का एक जो महत्वपूर्ण शासक था वो रुद्रसेन सेकंड था। और हमने चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के अंदर पढ़ा था कि चंद्रगुप्त सेकंड है उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह रुद्रसेन सेकंड से किया था और वाकाटकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे। और उसके पश्चात है वो प्रवरसेन सेकंड है वो वाकाटकों का महत्वपूर्ण शासक होता है, जिसने सेतु बंधु नामक जो एक पुस्तक की रचना की और जो परवरपुर है उसको अपनी नई राजधानी बनाया। तो इस तरह से हम ये जो 550 से 850 ईस्वी के लगभग जो 300 वर्षों का जो काल है
वहाँ हमें जो 3 बड़ी जो शक्तियाँ हैं उनका जो शासन हमें देखने को मिलता है। तो एक वाकाटक है। इधर यदि हम चालुक्यों की बात करें, जो कर्नाटक का जो एरिया है, वहाँ पे हमें क्या है कि जो एक तरह से जो 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 चालुक्य है उनका शासन देखने को मिलता है। और चालुक्यों की सत्ता के 2 केंद्र थे, पश्चिम में बादामी और पूर्व में वेंगी। तो जो पश्चिम के जो चालुक्य, जिसको बादामी के चालुक्य कहा जाता है, उन्होंने 200 वर्षों तक वो शासन किया। और एक तरह से है वो 6ठी शताब्दी में बादामी के चालुक्यों ने पूर्व का जो प्रदेश जीत करके अपने भाई को दे दिया, और इसी के वंशज वो पूर्वी चालुक्य कहलाए। तो इसमें पश्चिमी चालुक्य हैं वो महत्वपूर्ण थे। तो पश्चिमी चालुक्यों की यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम के जो चालुक्य हैं उनमें एक तरह से जो 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 एक प्रकार से जो कर्नाटक का जो एरिया है वो इनके अधिकार में था। और एक तरह से 600 ईस्वी से 800 ईस्वी तक है ये इन चालुक्यों ने वो शासन किया। और इनका जो इन जो चालुक्य हैं, इनका जो वंश का जो उदय है वो बीजापुर जिले में जो बादामी है, जिसका प्राचीन नाम वातापी है नामक स्थान पर है, वो इन चालुक्यों का उदय हुआ। और इन्हें वातापी के, इसलिए इनको वातापी के चालुक्य कहा जाता है। और जो एहल अभिलेख है उससे ये याद होता है कि इस वंश का के जो शासक है वो साधारणतः पृथ्वीवल्लभ की उपाधि है वो धारण करते थे। तो इस वंश का जो प्रारंभिक जो प्रथम प्रमाणिक जो शासक का, इस वंश का शासक का नाम है वो जय सिंह और हमें मिलता है। लेकिन अभिलेखों में इनके लिए है वो पृथ्वीवल्लभ और महाराज की उपाधि का प्रयोग है वो नहीं मिलता है। तो इस बात का सूचक है कि ये जो स्वतंत्र शासक नहीं थे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि चालुक्य वंश का जो प्रथम महत्वपूर्ण शासक था वो पुलकेशिन प्रथम था। और जो पुलकेशिन प्रथम है उसने 550 से 576 ईस्वी तक है वो शासन किया। और पुलकेशिन प्रथम के पश्चात चालुक्य वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है जिसको आप याद रखना है वो पुलकेशिन द्वितीय था, और जिसने 609 से 642 ईस्वी तक है शासन किया। और इसके समय का जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो रवि कीर्ति का जो ऐहोल अभिलेख है वो माना जाता है। और ऐहोल अभिलेख के अंदर है वो पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है। तो ऐहोल अभिलेख उसमें हम जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने सत्याश्री श्री पृथ्वीवल्लभ महाराज की उपाधि वो धारण की। तो ऐहोल अभिलेख के अंदर है वो एक तरह से जो विभिन्न जो वंश है जिसमें कदम है, गंग है, लाट है, मालव, गुजर, कोकण आदि जो है वो का उल्लेख मिलता है कि जिस पर है वो पुलकेशिन द्वितीय ने एक तरह से है वो आधिपत्य स्थापित किया। इसके साथ साथ पुलकेशिन द्वितीय की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो उत्तरी भारत के जो शासक है हर्षवर्धन उस पर विजय मानी जाती है। और इस उपलक्ष्य के अंदर है हर्ष की विजय के उपलक्ष्य में जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की, जिसका अध्ययन हमने हर्षवर्धन के काल के अंदर भी पढ़ा था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो के पश्चात है जो पल्लव जो पुलकेशिन द्वितीय है उसके काल के अंदर जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन है वो शासक था। और नरसिंह वर्मन के हाथों भी वो पुलकेशिन द्वितीय है वो एक तरह से है वो युद्ध में पराजित हो जाता है और युद्ध के अंदर मारा जाता है। तो पुलकेशिन द्वितीय की जो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने हत्या कर दी। और इस वंश का जो चालुक्य जो शासक है, चालुक्य वंश है, उसका जो अंतिम शासक है उसको कीर्तिवर्मन द्वितीय को माना जाता है, जिसको राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक दंतिदुर्ग है ने वो 752 ईस्वी में पराजित कर दिया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं कि जो बादामी के जो चालुक्य है उनका जो अंतिम शासक है वो जो दंतिदुर्ग को माना जाता है, जिसने 747 से 757 ईस्वी तक शासन किया। और इसको एक तरह से आप इसको एक तरह से क्या है कि जो राष्ट्रकूट शासक है वो दंतिदुर्ग ने वो पराजित कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की। इस तरह से चालुक्य वंश है वो एक तरह से समाप्त हो जाता है। तो देखिएगा जो चालुक्य वंश है उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसके लिए चालुक्य वंश है वो प्रसिद्ध माना जाता है। तो चालुक्यों ने जैसे कि हमने देखा कि एक और उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इनके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में गुजरात से लेकर के दक्षिण में वेलोर तक और एक तरह से विस्तृत थी। और लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। चालुक्य शासक के विषय में आप जानते हैं कि ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे, हिंदू धर्मावलंबी थे और इनके शासनकाल में धर्म के जो विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न
एक तरह से का उदय हमें दिखाई देता है। तो चालुक्य शासकों ने है वो विभिन्न विधिक जो यज्ञों का संपादन किया, और जो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, वो किए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। और जो 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 इस वंश के जो विभिन्न शासक वैष्णव धर्म के समर्थक थे, लेकिन ब्रह्मा और शिव की लोकप्रियता भी इस चालुक्य काल में दिखाई देती है। ऐहोल, बादामी, पड़कल में इन तीनों देवताओं से संबंधित विभिन्न मंदिरों का निर्माण है, वो भी हमें दिखाई देता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्थापत्य कला चालुक्यों की विशेषता मानी जाती है। तो विष्णु के जो विभिन्न अवतारों का प्रचलन चालुक्य काल में था, जिसमें वराह और नरसिंह के जो अवतार हैं वो विशेष रूप से लोकप्रिय माने जाते हैं। शिव, कैलाशनाथ, विरूपाक्ष, लोकेश्वर, त्रिलोकेश्वर आदि नामों से है वो एक तरह से है वो जाना जाता था। तो हिंदू धर्म के समर्थक होते हुए चालुक्य शासक है वो धार्मिक शिष्यों थे, जिनकी जैन धर्म के प्रति भी उनकी विशेष उदारता वो दिखाई देती है। पुलकेशिन द्वितीय ने ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार जो रविकीर्ति है, जो जैन था, उसका विशेष सम्मान किया, और जिसने जिनेंद्र देश के एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। चालुक्य शासक विजयवालदित्य और विक्रमादित्य ने जैन मंदिरों को ग्रामदान भी दिया, और विजयादित्य की बहन ने लक्ष्मेश्वर में एक जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो हम कह सकते हैं कि चालुक्य शासक हिंदू धर्म के होते हुए भी है, जैन धर्म को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया, और बौद्ध धर्म की जो पतोन्मुख स्थिति के बावजूद भी उसके जो प्रचलन के प्रमाण है वो चालुक्य काल में हमें मिलते हैं। तो जनता की कुछ गुफाओं में बौद्ध चैत्य भी थे, जिनमें से कुछ चालुक्य काल में है में निर्माण हुआ था, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। तो हेनसांग है वो चालुक्य जो एक तरह से हम कहें कि जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय है वो एक तरह से दरबार में आता है, और एक तरह से हम कहें कि जो एक तरह से जो चालुक्य राज्य में 100 से अधिक विहार और 500 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख वो इंसान वो करता है। इसका मतलब बौद्ध धर्म है वो भी चालुक्य काल के अंदर बौद्ध धर्म का भी एक तरह से हमें प्रचलन दिखाई देता है। जहाँ तक साहित्यिक विकास की का प्रश्न है, चालुक्य काल के अंदर साहित्य का भी अत्यधिक विकास के जो साक्ष्य वो मिलते हैं। एक जो ऐहोल अभिलेख है उसके रचयिता रविकीर्ति है, इस समय महत्वपूर्ण विद्वान था। इस लेख के रचनाकार रविकीर्ति है वो दावा करता है कि इसके माध्यम से वह भारवी और कालिदास के समक्ष हो गया। तो महाकूट से प्राप्त एक अभिलेख है जो अलंकृत गद्य में विरचित है कि तुलना बाण के गद्य से वो की जाती है। विक्रमादित्य प्रथम की पत्नी विजय भट्टारिका को भी कवित्री है विजयका या व्यज्जिका के रूप में जाना जाता है। तो चालुक्य काल में जहाँ साहित्य के अलावा वास्तुकला के क्षेत्र में भी चालुक्यों का विशेष योगदान माना जाता है। इस काल में वास्तुकला की एक नई शैली है उसका वो इमर्ज हुई, जिसे चालुक्य शैली है वो कहा जाता है। और चालुक्य शैली है उसके अंतर्गत जो नागर और द्रविड़ शैली का जो समन्वय है से है वो चालुक्य शैली का निर्माण हुआ। इस काल में जो कला के जो 3 प्रमुख केंद्र है वो थे, जिसमें ऐहोल, बादामी और पड़कल है वो प्रमुख माने जाते हैं। तो ऐहोल को भारतीय मंदिरों का है वो उद्गम स्थल माना जाता है, और यहाँ संदिग्ध 70 मंदिर मिल रहे हैं ऐहोल के अंदर, और यहाँ और इसी कारण से इसे मंदिरों का, ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, या मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। तो इसमें जो मंदिरों के अंदर लाड़का है, दुर्गा और हम्मल्ली-गुड्डी जो मंदिर है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। तो बादामी में जो पर्वत शिलाओं को काट करके मंदिरों का निर्माण किया गया, और पटकल के जो मंदिर अधिक जो विकसित दिखाई देते हैं, और यहाँ उत्तर की नागर शैली और दक्षिण की जो द्रविड़ शैली है दोनों के मंदिर है वो हमें मिलते हैं। तो यहाँ आर्य शैली के 4 और द्रविड़ शैली के 6 मंदिर हमें मिलते हैं। आर्य शैली में पापनाथ का मंदिर और द्रविड़ शैली के अंदर विरूपाक्ष का जो मंदिर है वो विशेष रूप से वो उल्लेखनीय माना जाता है। तो विरूपाक्ष के मंदिर का निर्माण है वो विक्रमादित्य की जो पत्नी है, जो पटमहिषी है, लोक महादेवी ने 740 ईस्वी में कराया, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चालुक्य जो है दक्षिण के अंदर जो चालुक्यों ने है लगभग 200 वर्षों तक है वो अपना प्रभाव बनाए रखा, और इसने उत्तरी भारत के शासक है वो जो महत्वपूर्ण शासक है वो हर्षवर्धन है को पराजित करने का जो श्रेय है वो भी एक तरह से माना जाता है। तो चालुक्यों को सांस्कृतिक दृष्टि से, साहित्यिक और कला की दृष्टि से है वो चालुक्यों का में महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जाता है। तो हमने चालुक्यों के बारे में है वो अध्ययन किया। अगले व्याख्यान के अंदर है वो दक्षिण भारत का जो एक महत्वपूर्ण राजवंश है इस काल के अंदर जो हुआ, जिसको पल्लव राजवंश कहा जाता है,
तो हम पल्लव राजवंश के विषय में है वो चर्चा है, वो अगले व्याख्यान के अंदर है वो करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।